नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग और ये वक्त हुआ है हमारे स्पेशल प्रोग्राम करियर कोच का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना का हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। उनकी एग्जाम्स रुक गए हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है और ऐसे में वो अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज हैं। तो आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो संजय जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कोरोना का एजुकेशन सेक्टर पर कितना असर पड़ा है? देखिए, यदि कोरोना को देख करके और एजुकेशन सेक्टर का लगाया जाए तो बहुत सारा फर्क पड़ा है। और इसको देखते हुए एक तरह से लगता है पूरा एजुकेशन की जो टेक्नोलॉजी है, जो पेडागॉजी है, वो भी पूरी तरह कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, पूरे ग्लोबल स्तर पे हो रहा है। यदि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े हैं तो फोर्स की नई रिपोर्ट जो आई है तो 90% जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन लेवल पे शिफ्ट हो गया है मामला। इसके जी कुछ दुष्प्रभाव भी है, क्योंकि एक लगातार आप कंप्यूटर में बैठते हैं और देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस होता है, और वो फेस टू फेस वाला इम्पैक्ट नहीं आ पाता और ना प्रभाव ही बच्चों को और जो छात्र पढ़ रहे हैं इसके माध्यम से नहीं हो पाता। लेकिन दूसरी तरफ भी है कि इसके कई फायदे क्या हैं कि आप कभी भी किसी भी समय कोई भी नॉलेज आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे शिक्षा एक तरह से आने वाले समय में सस्ती होगी, और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे जीवन का अंग न बन जाए। तो ये प्रभावित तो बहुत हुआ है, लेकिन अब ये देखते हैं कि कोरोना कब तक चलता है, लॉकडाउन कब तक चलता है, और क्या हम पुराने पैटर्न में जाएंगे या इसी तरह कुछ और व्यवस्था बनेगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी है कि दुष्प्रभाव अब बहुत अधिक पड़ा है कोरोना का एजुकेशन सेक्टर पर। ऐसे में आपने ये भी देखा होगा, जैसा कि आपने बताया भी, कि ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है। स्टूडेंट्स जी। अपने घरों पर हैं, टीचर्स अपने घर पर हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत जैसे देश में ऑनलाइन क्लासेस का कितना स्कोप है? इसका क्या फ्यूचर है? क्योंकि आज भी कई ऐसे कस्बे हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर इंटरनेट और कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे में वो छात्र जो ऐसे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू हो पाएगी? देखिए, अभी भी बहुत अच्छी पढ़ाई भारत के जो दूर दराज के लोग हैं उनकी अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी आने के बावजूद यदि टेक्नोलॉजी इस रूप में संबल हो जाती है और सक्षम हो जाती है जिस पे लगातार काम चल रहा है, जैसे रिलायंस वगैरह लगातार काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो शिक्षा व्यवस्था जैसे किसी दूर दराज के बस्तर और कहीं छोटे मोटे एकदम से शहर से बेचारे जो गांव में रहते हैं, वो दिल्ली, बम्बई और इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों में नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो कहीं न कहीं उनके लिए ये शिक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था एक तरह से हमें चाहे वरदान के रूप में है। वो वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि 5,000 का मोबाइल स्मार्टफ़ोन खरीद लेते हैं और उसके पास 4G या 5G कनेक्शन आ जाता है, तो घर बैठ कर के वो शिक्षा व्यवस्था हासिल कर सकते हैं, वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी लेकिन भी समस्या तो बड़े कनेक्टिविटी की है सर, समस्या तो कनेक्टिविटी की है। बहुत जगह आज भी जो है इंटरनेट की सुविधा नहीं है या मोबाइल का कनेक्शन सही से काम नहीं करता है। ऐसे में वो छात्र कैसे पढ़ाई करेंगे? नहीं, ये कुछ जगह है, लेकिन धीरे-धीरे मैं देख रहा हूँ यदि आप किसी भी रिमोट में भी चले जाएँ, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि छोटे-छोटे शहरों में अभी एकदम गाँव के बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन है और वो टिक-टैक जैसे वीडियो वहीं बैठ के बना रहे हैं। तो इसका जी मतलब जी कहीं न कहीं कनेक्टिविटी है उनके हाथ में, और यदि जी कनेक्टिविटी यदि उनके हाथ में है, तो वो उसका जो स्किल नई-नई आ रही है पूरी दुनिया में, वहाँ छोटे शहरों में बैठ के भी पा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कनेक्टिविटी है और कनेक्टिविटी बेहतर किए जाने की जरूरत है। ऐसे जी, में जी। अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है। सीबीएसई की अब परीक्षाएं नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को ये निर्देश दिया है। तो ऐसे में सीबीएसई भी रिजल्ट निकालने जा रहा है, आईसीएसई का भी रिजल्ट आ रहा है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, कई अन्य राज्य बोर्ड के भी रिजल्ट आने वाले हैं। तो ऐसे में कोरोना के इस माहौल में
ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है कि वो साइंस लें या कॉमर्स लें या कोई प्रोफेशनल कोर्स करें, तो कौन सा कोर्स करें, कहाँ से करें। ऐसे में आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो अपने करियर के सिलेक्शन को लेकर क्या क्या बातें दिमाग पर रखें? हम हमेशा छात्रों को यह सलाह देते हैं कि जब भी करियर का चुनाव करें तो सबसे पहला अपने कहीं ना कहीं मेरिट डिमेरिट को अपने आप सामने लिख लें, अपने आप में ये पहचान लें कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या आपकी कमजोरियां हैं। तो अब इसका सिलेक्शन कैसे, अपने अंदर की खूबियों कमजोरियों करें, 5 पॉइंट बनाइए कि यदि आपका मैथ अच्छा है, स्टैटिक्स अच्छा है और इसमें इस तरह पढ़ने में रुचि है तो आप इसका मतलब आप मैथमेटिक्स की तरफ आप ज्यादा रुझान है। यदि साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में किसी का इंटरेस्ट है तो उस तरफ जाएं। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों का ह्यूमैनिटीज की तरफ है, लिटरेचर की तरफ है। तो ये स्वयं को आपको पहचानना होगा। ये आप किसी बड़े ब्रांड और बड़े इंस्टीट्यूशन के पीछे मत भागिए। हम बार बार बच्चों को बोलते हैं, यदि आपके इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं मिलती है, जिसपे आपका उत्साह नहीं है, तो उसमें करियर बनाना या बड़े इंस्टीट्यूशन में जाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं। जो माहौल दिल्ली का है वो घर बैठे आप यूट्यूब के माध्यम से वहां भी प्राप्त कर सकते हैं। वहां का जी माहौल अभी मुखर्जी नगर में क्या चल रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, जेएनयू में क्या चल रहा है, आप छोटे शहर का हर एक बच्चा जानता है आज के डेट पे, क्योंकि वो कनेक्टेड है और वहां के जी लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों को मेरे यही सलाह है कि अपना इंटरेस्ट देखें, अपनी रुचि देखें और रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करें और उसके हिसाब से जो है तो आप एडमिशन लें और उसी में आगे बढ़ें। तो मुझे लगा यदि आपका एक्सपर्टाइजेशन होता है किसी सब्जेक्ट में, विशेषज्ञता हासिल करते हैं, यही आपको आगे ले जाएगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको अपना पैशन देखना होता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसी से जुड़ी हुई आप पढ़ाई करें, आगे चल के प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। और जी। जो बड़ी बात आपने कही कि किसी ब्रांड के पीछे ना भागें। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी ब्रांडेड यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहां से आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा या प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जी। अल्टीमेटली जी। वो आपकी मेहनत पर ही निर्भर करता है। ऐसे में एक जी। बात और भी है संजय सर की, यूजीसी ने कहा है कि कोरोना का ये काल है, संक्रमण काल है, ऐसे में एजुकेशन सेक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो जो बच्चों के एग्जाम्स हैं, खासतौर पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, उनके एग्जाम्स ना कराए जाएं और उनको डायरेक्टली इंटरनल एग्जाम्स के बेस पर प्रमोट किया जाए। तो जी। यहाँ जी। पर एक सवाल ये उठता है कि यूजीसी की इस गाइडलाइंस को बहुत सी यूनिवर्सिटीज नहीं भी मान रही हैं, क्योंकि यूजीसी ने केवल सजेशन दिया है, मैंडेटरी नहीं किया है। क्योंकि अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो वाइस चांसलर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, यूपी गवर्नमेंट ने बनाई है, जो ये तय करेगी कि यूपी के जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स कराए जाएं या ना कराए जाएं, या उनको डायरेक्टली प्रमोट किया जाए। ऐसे में आपका क्या कहना है कि एग्जाम कराने का और कोई बेहतर विकल्प है या नहीं है, और या फिर इंटरनल के बेसिस पर ही प्रमोट करना सही है? देखिए अरुणेश जी, ये जो यूजीसी ने जो डिसीजन दिया है, मुझे लगता है बहुत वाइज डिसीजन है, क्योंकि ये आपके ऊपर छोड़ दिया है। क्योंकि जी यूजीसी एक तरह से एडवाइजरी बॉडी है, रूल कुछ उस चीजों में बनाती है, लेकिन यहाँ पे उसका रोल जो है एडवाइजरी बॉडी का है। जैसे आप राइट। महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, तो ये सबसे प्रभावित क्षेत्रों में है। लेकिन जी नॉर्थ स्टेट की यदि आप देखें तो नॉर्थ स्टेट में बहुत इक्का दुक्का केस है, उस तरह बहुत ज्यादा एकदम से वहां पे नहीं फैला है। अभी कम्युनिटी बिल्कुल ब्लास्टिंग और उस तरह की सिचुएशन नहीं है कोरोना की। तो एक तरह से बिल्कुल यूनिवर्सिटी ने आपको फ्रीडम दी है कि यदि आपको लगता है कि माहौल अच्छा है, आप व्यवस्था कर सकते हैं परीक्षा कराने के लिए, तो आप कराइए। लेकिन जहां लग रहा है कि यदि हम जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी मान लीजिए जाएंगे, या जेएनयू जाएंगे, या महाराष्ट्र की बॉम्बे यूनिवर्सिटी में बच्चे आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, तो वहां और एक संक्रमण फैलेगा। तो वहां वो कह रहा है कि भैया यहाँ पे प्रमोट कर दीजिए। एक तरह से जी स्वतंत्रता दे दी है कि सिचुएशन देख करके आप स्वयं हालात का एक तरह से आप देखिए रिजल्ट क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कराने की स्थिति में है परीक्षा या नहीं कराने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है ये वाइज डिसीजन है। और ये जो बच्चे इंटरनल के मार्क्स में, तो मुझे लगता है जो टीचर वहां पढ़ा रहे हैं, हम जैसे हम किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, 30 बच्चे हैं, तो मुझे पता है कौन सा बच्चा एकदम अच्छा स्कोर करने लायक है, कौन मीडियोकर बच्चा है और कौन लो लेवल का बच्चा है। तो इंटरनल जी असेसमेंट के मार्क्स जो है उसी हिसाब से हम देते हैं।
तो एक बिल्कुल। तरह से परिणाम परिणाम भी उसी हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं है कि एक अंधाधुंध एक तरह से रिजल्ट आ जाएगा। तो इंटरनल असेसमेंट भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, हम लोग वहाँ रह चुके हैं, हम वहाँ पढ़ाए हैं कई जगह पे, तो वहाँ तो जी बहुत सारा इंटरनल पे डिपेंड करता है कि टीचर ही सबसे बड़ा वहाँ पे एग्जामिनर होता है, और वो जो जज कर देता है वही सबसे बड़ा निर्णय होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो इंटरनल पेडागॉजी का जो हिस्सा रहा है दूसरे यूनिवर्सिटीज में, बाहर की यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हो रहा है जिन यूनिवर्सिटियों में, तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जहां ऐसे लग रहा है, जैसे आपने मेरठ यूनिवर्सिटी का उदाहरण लिया, यदि वहां जी व्यवस्था बनती है, कोई बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं है, तो आप एक तरह से उस तरह माने रेगुलर एग्जाम लेकर के भी अपना रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। जी। ये तो हुई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात। लेकिन अगर जी फाइनल ईयर की बात करें, थर्ड ईयर की बात करें, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही कहा है कि वो ओपन बुक एग्जाम कराएगा। तो जी जी ऐसे में इस जो फैसला है जो दिल्ली विश्वविद्यालय का, इसको लेके काफी स्टूडेंट्स में और टीचर्स में विरोध भी हो रहा है, एक विवाद भी हो रहा है। तो थर्ड ईयर के एग्जाम्स को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अभी वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूं, और ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल चल रही है कि ओपन बुक एग्जाम कराया जाए या ना कराया जाए। सिस्टम की तरफ से यही आदेश है कि ओपन बुक एग्जाम कराए जाएंगे, लेकिन जो दिल्ली में जिस तरह हालात हो रहे हैं उसको लेकर टीचर का मानना है कि यदि ऐसा होगा तो ये चीजें बढ़ेगी, क्योंकि ये छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। 1.5 से 2 लाख बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, करेस्पॉन्डेंस में हमारे अकेले 2.5 से 3 लाख बच्चे हैं। जी उनको बैठाने की व्यवस्था, कितना डिस्टेंस रखा जाएगा, और डिस्टेंस के बाद कहीं ना कहीं हम एक तरह से इंटरेक्ट तो करेंगे, कापियों को छुएंगे, बांटेंगे, इस तरह चीजें सब है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है जो ओपन बुक एग्जाम कराते हैं तो ये संक्रमण के लिए एक तरह से हम और न्योता दे रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, ये जी सर्व का सभी का ओपिनियन नहीं है। लेकिन यदि हम कहें कि यदि इंटरनल एग्जाम के आधार पर फाइनल ईयर को भी प्रमोट करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि जिस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जो मैंने पहले बात कही कि यदि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को हम इंटरनल असेसमेंट के मार्क पे प्रमोट कर रहे हैं, तो फाइनल ईयर के साथ भी वही होगा। जो बिल्कुल। बच्चा अच्छा लेकिन फर्स्ट ईयर में यूजीसी ने कर, ऐसा नहीं कहा है। यूजीसी ने कहा है कि फाइनल ईयर वालों को एग्जाम देना ही होगा। केवल फर्स्ट ईयर और देन सेकेंड ईयर वालों को आपको जो जी है जी आप छूट दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल। क्या लगता है, कहीं यूजीसी के स्तर पर भी इस मामले पर अभी उतनी क्लियरिटी नहीं है? नहीं, मैंने वही बोला कि यूनिवर्सिटी यूजीसी अपने आप में अभी कंफ्यूज है कि हम आदेश दें या ना दें, जी क्योंकि जी उनको सिचुएशन का पता नहीं है कि यदि, क्योंकि न्यूज ये भी आ रही है कि अब हम कम्युनिटी ब्लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ कोरोना बढ़ रहा है। तो यदि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है, तो यदि एक यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों को होगा तो दो दो लोग 200 को लेके चले जाएंगे। तो बिल्कुल यदि ये सिचुएशन बनती है तो इसकी जवाबदेही यूजीसी तो लेने वाला नहीं है, बिल्कुल विश्वविद्यालय लेने वाला नहीं है। फंसेगा कौन? या जो टीचर वहां पे ड्यूटी में है, जो छात्र वहां पे जाएंगे। तो बिल्कुल इसमें एक तरह से कोई भी किसी के मन में भी दुविधा हो सकती है। तो यदि ओपन बुक एग्जाम एक ऑप्शन नहीं हो सकता, तो दूसरा यही है कि इंटरनल असेसमेंट, उनके पूरे 3 साल का एक तरह से आप अपना कैलकुलेशन करते हुए एक एवरेज आप पैटर्न बनाइए और उसके हिसाब से रिजल्ट घोषित कर दीजिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल। ये भी कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनका 3 साल का जो कोर्स है, तो उस कोर्स से जुड़े प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स आप उनसे बिल्कुल ऑनलाइन मंगवाइए। ऑनलाइन। असाइनमेंट्स मंगवाइए, मेल के थ्रू उसको चेक कीजिए, उसके आधार पर उनको मार्क्स दिया जा सकता है। यही हुआ ही है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के को हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोग जी ऑनलाइन उनसे असाइनमेंट देते हैं, दे दिया। और इसमें एक चीज और है कि हम ये जो इंटरनल असेसमेंट किए हैं, ओपन बुक एग्जाम का ये था कि सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आप किताब जी खोल लीजिए। लेकिन हम जो सवाल पूछे हैं यहाँ पे केस स्टडी बेस पूछे हैं, कि आप सीधे जी सीधे प्रश्न वहां पे आप नकल नहीं मार सकते हैं, आपको कहीं ना बिल्कुल। कहीं दिमाग में जोर देना ही पड़ेगा। आप चैप्टर भी खोल लेंगे तो जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे। नहीं वही चीज नहीं रहा दे है, सकते। वही चीज इंटरनल असेसमेंट में रही। हम लोगों ने जो सवाल पूछा, बच्चों ने जो मेल में रिप्लाई किया, तो सीधा सीधा सवाल नहीं था। यदि कॉपी से या किताब से कहीं से आप उतारते तो समझ में आ जा रहा है कि उतारा हुआ प्रश्न है। जहां आपने बिल्कुल दिमाग लगाया है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इसमें आपने कोशिश की है कि अपने ढंग से चीजों को समझाने की। तो इसके बिल्कुल। माध्यम से भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं किसी भी छात्र के।
लेकिन कई मैंने उसे फॉरेन की ऐसी समझा। यूनिवर्सिटीज हैं संजय जी, जहां पर ओपन बुक एग्जाम सिस्टम का बकायदा व्यवस्था है, और वहां पर कोरोना नहीं भी है तो भी वो लोग ओपन बुक एग्जाम सिस्टम को लेकर के अपना एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। हालांकि इस पैटर्न को लेकर के, ओपन बुक एग्जाम के पैटर्न को लेकर के, नकल को लेकर खासतौर पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, विवाद उठते रहे हैं। तो खैर अब ये विश्वविद्यालय पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या फैसला करता है। अब आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी रिजल्ट निकल रहे हैं, 12वीं क्लास के हैं, और आपने देखा ही होगा कि हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट के बाद जो प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ से भी, वो स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत होता है। ऊपर से दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में जो मेरिट के थ्रू एडमिशन होता है, जिसमें 99% तक मेरिट जाती है, ऐसे में जो पीयर प्रेशर एक स्टूडेंट फेस करता है, और वो कोई दुर्भाग्य से अगर सुसाइड जैसा कदम उठा लेता है, तो ऐसे में क्या आप सलाह ऐसे छात्रों को देना चाहेंगे कि वो जो है इस परीक्षा को जीवन की परीक्षा ना माने, और अगर कम मार्क्स आते हैं, कम परसेंटेज आते हैं, तो भी उनका करियर का जो है स्कोप पूरा रहता है। तो ऐसे जो है प्रेशर से भरे हुए स्टूडेंट्स को लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया अरुणेश जी, और मेरे इंटरेस्ट का सवाल है। कल मैं एक जी चैनल पे गया था, वहां भी ये सवाल पूछा गया था कि ये जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनके कम नंबर आते हैं, वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। तो यदि पूरा जी एनालिसिस किया जाए पूरे बच्चों का, जैसे मैंने कल देखा उत्तर प्रदेश की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए, तो जिस लड़की ने टॉप किया है वो बागपत की एक छोटे से स्कूल की लड़की है, वो किसी ब्रांडेड स्कूल की या पब्लिक स्कूल की लड़की नहीं है। जो मैंने बोला कि बड़ा इंस्टीट्यूशन जरूरी नहीं है कि जो बड़े जी इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है वही एकदम मेरिट पे आ सकता है। छोटी जी जगह का बच्चा और छोटे इंस्टीट्यूशन का बच्चा यदि मन लगा के कोई काम करता है तो वो भी टॉप कर सकता है। जो रहा डिप्रेशन का बिल्कुल। सवाल, तो यहाँ पे 3 तरह के बच्चे होते हैं। यदि आप देखेंगे, जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने किया है, तो एक कैटेगरी का बच्चा होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में वो अच्छा होता है, जो एकदम टॉप जी करता है, जिसका 90 प्लस आता है, 95 प्लस आता है, उनको डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी से मिल जाता है। मतलब 90 एबव जो आता है, किसी न किसी विषय में जो इंटरेस्ट का चाहता है उसको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो बी ग्रेड का बच्चा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही लगता है। नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए आप। तो जो है बी ग्रेड का बच्चा है, जिनका एक तरह से एवरेज से कम 80 से कम आता है, तो वो प्रोफेशनल कोर्स की जगह जाता है, जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन नहीं मिल जाता। फिर वो दिल्ली एनसीआर के आसपास क्या करता है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो भी हैं, जी जी तो एक तरह से प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम पे एक तरह से वो पैसा वसूली का धंधा करते हैं। और 5 स्टार होटल तो होता है, लेकिन वहां एक तरह से हम देखें कि बेस्ट माइंड वहां पे नहीं होता। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें जो लगता है, तो वहां चले जाते हैं। लेकिन सबसे बुरी हालत उनकी होती है जो सी ग्रेड का बच्चा होता है, जिनका 50 से 60% होता है, वही डिप्रेशन में जाते हैं। तो जी हम उन बच्चों को जरूर बार बार बोलते हैं कि डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जो मार्क्स आपके कमाए हैं वो जिंदगी के आपके मार्क्स बन जाएंगे। ऐसे जी सिचुएशन में 3 तरह का हमने एजुकेशन पैटर्न बताया। एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो अच्छे नंबर आता है। दूसरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके आधार पर आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तीसरा है एक तरह से जो है फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन। तो हमें ऐसे जी बच्चों को एक तरह से सलाह है कि वो ऐसे सिचुएशन में जहां नंबर कम आए, किसी भी विषय में ले, लेकिन वो एडमिशन लेने के बाद अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहें। साथ साथ जी जो नई स्किल आ रही है मार्केट में, उसको जरूर सीखें। वो कोई एक बिल्कुल हफ्ते का कोर्स है, कोई 15 दिन का कोर्स है, कोई 1 महीने का कोर्स है, वो जरूर सीखें। उसको सीखने के बाद क्या होगा, जो 3 साल बच्चे आपके कंटेम्पोररी थे, जो ए और बी ग्रेड के थे, वो तो एक तरह से जी किताबी ज्ञान प्राप्त करते रहे। और जो सी ग्रेड के बच्चे थे, वो 15 दिन और 1 महीना में जिन्होंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया, जो स्किल का एक्सपीरियंस लिया, वो इंडस्ट्री में पहले घुसेंगे। और जो जी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये सी ग्रेड वाले बच्चे जो हैं तो मालिक और लीडर बन जाएंगे, और ये जो पढ़कर निकले, किताबी ज्ञान लेकर के निकलेंगे, यही जाके उनके यहाँ काम करेंगे। तो वो बिल्कुल। हमेशा ये इस चीज को देख रहे कि स्किल को डेवलप कीजिए, फाइनेंशियल नॉलेज को डेवलप कीजिए। जरूरी नहीं है कि ए और बी ग्रेड पाने वाले जिंदगी की रेस में आपसे आगे ही निकलेंगे, ऐसा सुनिश्चित बिल्कुल नहीं है। आप जरूरी क्योंकि नहीं है। आप जीवन के एक्चुअली अनुभव और थपेड़ों से संघर्ष कर कर जब आगे बढ़ते हैं, तो वो जो नॉलेज होता है
वो दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से, ऑर्गेनाइजेशन से और किसी भी अच्छे विषय से बेहतर होता है, क्योंकि आपने जो सीखा है वो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया नहीं जाता है। नहीं गया। बिल्कुल सही कह जी रहे हैं जी आप, बहुत बेहतरीन सलाह आपने दी है। और मुझे भी लगता है कि ये जो दौर है इसमें आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है, बिल्कुल मल्टीटास्कर बिल्कुल। होना पड़ता है। इसके लिए आप कंप्यूटर सीखिए, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे काम करना है वो आप सब सीखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह बघेल सर हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत सा करियर को लेकर कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।